हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन इंग्लिश इन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम कंडक्ट होने जा रहा है, तो अभी तो आइडिया नहीं है यहाँ पे एग्ज़ाम के पेपर कैसे होंगे, बट सिंस आईबीपीएस ही सारे एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका पैटर्न कैसा होगा। तो अगर आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डर लगता है तो कुछ पॉइंट्स आपको हम बताएंगे, आप उनको प्लीज़ दिमाग में रखिए, ठंडे दिमाग से एग्ज़ाम दीजिए। बहुत एग्ज़ाम होगा। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश कट ऑफ क्लियर करनी है तो उतना तो हम, अगर आप हमारी टिप्स मानते हैं तो उतना तो क्लियर हो ही जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है हमारी गलतियां क्या क्या हैं। हम मेमोराइज करते हैं, सब कुछ याद कर लो, जितना कुछ है सब याद कर लो। दिमाग है हमारा, हम कितना याद कर सकते हैं, एक लिमिट है, तो याद करने से तो होगा नहीं। तो हम लोग को स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। स्मार्ट पढ़ाई कैसे करनी है वो हम अभी देख लेंगे। अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर रीडिंग, ये मेरा क्वेश्चन है कि आप कहीं भी कुछ भी पढ़ते हैं, अगर न्यूज़पेपर हो गया या कोई नॉवेल हो गई, कोई बुक हो गई, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, आपको वो समझ कितना आ रहा है। सिर्फ रीड आउट करते चले गए, उसमें 10 वर्ड्स ऐसे है जिसका मीनिंग नहीं पता, हमने मीनिंग को जानने की जरूरत भी नहीं समझी, हम आगे बढ़ गए। ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है। इंटरनेट इज ऑलवेज राइट। रियली, सच में इंटरनेट क्या हमेशा सही होता है? नहीं होता है। इसलिए आप जिस भी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, कोई भी ऑफिशियल साइट जो आप विजिट कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही ही है। कहीं भी क्रॉस वेरीफाई कर लें, किसी एक ही साइट से ना पढ़े। अगर आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप एक दो बार दूसरे चैनल्स से या फिर दूसरे पीडीएफ्स वगैरह से, जहां से भी आप गूगल करके पढ़ते हैं, आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें कि आपने जो भी पढ़ा है वो सही है या नहीं। बुक्स पढ़ते रहो, 1 2 3 5 6 10 1000 बुक पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। इतनी बुक्स पढ़ के कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर इंग्लिश आपकी वीक है तो आपको मेन कंसंट्रेट ये करना है कि कैसे आप मिनिमम जो क्राइटेरिया है आप वो क्रॉस कर जाएं। बाकी तो आप लोग स्मार्ट हैं, मैथ्स वगैरह कर ही लेंगे। तो बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी, 1 या 2 बुक्स पढ़नी है, और स्पेशली ग्रामर की हो, वो जो आपकी बेसिक्स क्लियर कर सके, वो पढ़नी है। और उन्हीं को बार बार पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप 10 बुक पढ़ के कोई फायदा नहीं है। इट इज बेटर टू रीड अ बुक 10 times देन टू रीड 10 books once। इसका मतलब ये है कि 10 बुक्स पढ़ने से बहुत बेटर है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें। एटलीस्ट आपको एक बुक की लैंग्वेज आपके दिमाग में सेट हो जाती है, तो वो चीज़ जल्दी समझ में आती है, और वो आप बार बार पढ़ेंगे तो वो आपकी डाउट्स क्लियर करेंगी। प्रैक्टिस, सिर्फ रीड करते गए उससे कुछ नहीं होगा। आपको ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि आपने जितनी भी पढ़ाई करी है वो आपको कितना आउटपुट दे रही है, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। इतना जो पढ़ रहे हैं उससे कोई रिजल्ट आ भी रहा है कि नहीं। आपने बहुत मेहनत भी कर ली, बहुत प्रैक्टिस भी कर ली, आपने 1 हफ्ते पढ़ाई की, 2 हफ्ते पढ़ाई की, लेकिन आपने टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट वगैरह दिए, लेकिन आपके नंबर नहीं आए, तो आप इम्पेशेंट हो जाएंगे कि हमने बहुत मेहनत कर ली बट नंबर नहीं आ रहे, तो ये एग्जाम में भी नहीं आएंगे। तो इंग्लिश एक पूरा एक लैंग्वेज है। किसी भी अगर आप हिंदी में भी बात करते हैं तो आप बचपन से वो लैंग्वेज बोलते हुए आए हैं, तो भी आप ये चीज अपने सोच के देखिए कि आपको क्या हिंदी भी पूरी तरह से आती है? नहीं आती होगी। जो लैंग्वेज आप बचपन से बोल रहे हैं आपको वो तो पूरी तरह से आती नहीं है, इतने साल हो गए, तो आप सिर्फ 2 हफ्ते में एक दूसरी लैंग्वेज सीखने का कैसे सोच सकते हैं? तो मैं ये नहीं कह रही कि सीखना इम्पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, बट यू हैव टू बी पेशेंट। आपको पेशेंस अपना होल्ड करके रखना पड़ेगा। इम्पेशेंट होने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको अगर 2 हफ्ते पढ़ाई करी है, तीसरे हफ्ते पढ़ाई करो, चौथे हफ्ते पढ़ाई करो, जरूर आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव दिखेंगे। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिन्होंने पूरी लाइफ में अपने सिर्फ 2 साल इंग्लिश पढ़ी हुई है। 8th से उनके इंग्लिश आई, फिर उन्होंने 8th 9th 10th 3 साल इंग्लिश पढ़ी, फिर 11th 12th से इंग्लिश छोड़ दी, लेकिन अभी उनकी इंग्लिश इतनी फाइन है, एटलीस्ट वो अपने सामने वाले से इंग्लिश में बात कर लेते हैं और उनके एग्जाम्स भी क्लियर हो रहे हैं। तो इंग्लिश कोई भूत नहीं है।
इसमें बचाओ बचाओ चिल्लाने जैसी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो इस टाइम आपको ऐसा फील होगा, जी हाँ, आपको ऐसा ही फील होगा। आउल विद अ बुक, वैसे तो हम लोग आउल को बहुत वाइज बर्ड मानते हैं, लेकिन हम हिंदी में उल्लू को बहुत वाइज नहीं मानते हैं। तो अब इतनी सारी बुक्स पढ़ लिया, इम्पेशेंट भी हो गए, प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर आपको ऐसा ही लगेगा अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उल्लू जैसी फीलिंग आएगी। तो हमें उल्लू नहीं बनना है, हमें अपनी पेशेंस होल्ड करनी है और बहुत ही आराम से अगर हम कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखें तो दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको इंग्लिश नहीं आ सकती है। बस कुछ टिप्स, लेकिन अभी हमारी मेन टिप्स जो होगी ना वो एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए होगी, पूरी इंग्लिश सीखने के लिए नहीं। तो मैं कुछ पॉइंट्स जो है वो स्टार मार्क कर दे रही हूँ, उससे हमें ये वो चीज़ जो है ना वो आपको कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। वो एक दिन में या एक हफ्ते में, एग्जाम में तो ज़्यादा दिन है नहीं, तो वो अभी करके आपको शायद इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आपकी प्री क्लियर हो जाती है तो आपको मेंस में तो बैठना ही है, मेंस में तो इंग्लिश पीछा छोड़ने नहीं वाला। तो बाकी जो पॉइंट्स हैं अगर आप उन पे ध्यान देंगे तो वो आपको मेंस में बहुत बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करेगी। तो मेरा पहला जैसे पॉइंट है ये, फोकस ऑन पैसेजेस। एग्जाम में जो कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं उसको लोग छोड़ देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। पहले आप एक अप्रोच ले लीजिए, जब आप कॉम्प्रिहेंशंस देखते हैं ना पहले क्वेश्चंस देख लो। जब आप क्वेश्चन देख ले रहे हैं ना, तो अगर आपके पास क्वेश्चन है, आपने ऑप्शंस देख लिए, और क्वेश्चन देखने के बाद आप पैसेज पढ़ना शुरू करो, तो ऐसा होगा कि आप पैसेज पढ़ते पढ़ते ही आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछे होते हैं उसमें। जो वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे होते हैं वो तो शायद अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो करना मुश्किल होगा आपके लिए, बट वो जो पैसेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं ना वो सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर आपको ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ट्रू फॉल्स में क्या होता है, ट्रू फॉल्स के लिए आपको पूरा पैराग्राफ बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है तो आप ट्रू फॉल्स वाले पैसेजेस छोड़ दें। जो डायरेक्ट आंसर वाले आपने इतने सारे एग्जाम्स दिए होंगे, आपको पता ही होगा, जो डायरेक्ट आंसर्स जिनके पैराग्राफ से निकल जाते हैं, आप वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। और हमेशा पैसेज पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। कितनी कई बार एक पैरा पढ़ते पढ़ते ही आंसर आपको मिल जाता है, तो मेहनत उसमें कम लगती है। तो हमेशा क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है हमारा पैरा जंबल। पैरा जंबल भी बहुत लोगों से नहीं होता। तो पैरा जंबल में आप ये करें कि अगर हो सके ना तो फर्स्ट और जो लास्ट सेंटेंस है वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी होता है। फर्स्ट जैसे कोई भी ऐसे कहानी, वंस अपॉन अ टाइम, वैसे वंस ऐसे करके कोई शुरू हो रही है तो वो हमें समझ में आ रहा है कि किसी कहानी या किसी पैराग्राफ की शुरुआत हो रही है, तो वहां पे हम लोग उसको फर्स्ट सेंटेंस मान सकते हैं। आप इसको पत्थर की लकीर ना माने, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। और भी जैसे एग्जांपल्स हैं, अगर कोई ही, शी, इट, इन कोई सेंटेंस इन सारे वर्ड से शुरू हो रहा है तो ये तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर ही, शी, इट, दे ये सब वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो ये सब वर्ड्स प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस जो क्या होते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये ही, शी, इट, दे, ये जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें पहले कहीं मेंशन हो चुकी हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर ही, शी, इट वाले सेंटेंसेस हैं, ये फर्स्ट तो होने से रहे, फर्स्ट नहीं होंगे तो आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के करें तो फिर आपके पैरा जंबल के 2 क्वेश्चंस तो हो सकते हैं, फर्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेंटेंस जो आइडेंटिफाई करने वाला है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको बहुत ज्यादा वीक लग रहा है, फील हो रहा है, तो आप बीच के सारे अरेंज करने में मत जाइए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। तो आपके दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको टाइम देना है तो आप इधर इतना नहीं दे पाएंगे। मेन एम आपको रखना है कि आपको कट ऑफ आपकी क्लियर करनी है। फिर है रीड विथ अंडरस्टैंडिंग। सॉरी, ये रीड विथ अंडरस्टैंडिंग हमारा मेंस के लिए है, ये भी हमारा मेंस के लिए है। तो अगर आप एरर डिटेक्शन करने जाते हैं तो एरर डिटेक्शन में क्या होता है कि आपको एरर डिटेक्शन के लिए बेसिक ग्रामर जो आनी चाहिए। तो बेसिक ग्रामर अगर आपको सही करनी है ना तो आप 8th, 9th और 10th सीबीएसई की ग्रामर की बुक कहीं से अगर अरेंज कर पाते हैं
तो ये आपकी बेसिक्स जो है ना वो बहुत क्लियर कर देंगे ये सारी, क्योंकि ये सब जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होती हैं तो उनकी जो बुक्स से अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगी। तो अगर आपको ये मिले तो इनकी ये बुक अगर कहीं से अरेंज हो पाए, इस बुक से आप प्रैक्टिस करें तो आपको एरर डिटेक्शन में जो होगी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एरर डिटेक्शन में कई जगह बहुत सिली सिली मिस्टेक्स होती हैं जो कोई भी पकड़ सकता है। तो अगर आपको ऐसी कहीं मिस्टेक्स दिखे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा, आप पहले से नेगेटिविटी जो होती है ना वो हमेशा आपको उल्टा ही खींचेगी। तो एक कहावत है, रोते रोते जाओ और मरने की खबर लाओ। तो हमें रोते रोते नहीं जाना है कि हमसे एरर डिटेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एक बार सेंटेंस पढ़ेंगे, कहीं कुछ खटक रहा है कि ये चीज़ गलत हो सकती है, तो उस पर थोड़ा सा सोच के तब आप अटेम्प्ट करिए वो चीज़, और हो सके तो नेगेटिव मार्किंग प्लीज मत करिएगा। तो कई बार एडजेक्टिव में ही गलत होता है। अगर आपको एडजेक्टिव क्या है थोड़ा सा भी आइडिया है, टेंस के बारे में हैड हैव हैज इन सब में काफ़ी मिस्टेक्स आ जाती हैं, वर्ड्स की मिस्टेक होती हैं, ये सब बहुत ही इजी टू कैच है। अगर ये सब हैं तो आप कैच कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा टेंस पे अपनी मेहनत कर लें, आर्टिकल्स पे मेहनत कर लें, कई बार एन की जगह अ लगा के दे देता है, इन सब चीज़ों पे अगर आप थोड़ी सी अभी भी मेहनत कर लेते हैं ना, अगर दिन में आप 2 आवर भी स्पेंड करते हैं इंग्लिश के साथ, तो भी अभी भी टाइम है कि आप इससे थोड़ा सा आप कर पाएंगे। फिर अब जब हमारा काम है मेंस को लेके, तो मेंस तक अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो आप मेंस में क्या मेहनत करेंगे। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो सबसे पहले आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करिए। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? न्यूज़पेपर पढ़ के। डिक्शनरी याद करने से कुछ नहीं होगा। न्यूज़पेपर पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए। न्यूज़पेपर में भी एडिटोरियल जो आता है सेक्शन, एडिटोरियल सेक्शन पढ़िए, उसमें आर्टिकल्स दिए होते हैं। आर्टिकल्स पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, और वर्ड्स पता चलने के साथ साथ उस वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, आपके पास सेंटेंस एग्जाम्पल होता है तो आप उस वर्ड को यूज़ भी कर पाते हैं। तो न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, बुक इंग्लिश में आप पढ़ने की कोशिश करें, और सिर्फ पढ़ते नहीं जाना है, समझना भी है। तो अगर कोई भी वर्ड आपका कहीं भी अटक रहा है तो तुरंत उसकी मीनिंग को रेफर करिए। ऐसा नहीं है कि आप रीड आउट करके निकल गए हो, फिर अगर आपको एक वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा तो आपको पूरा सेंटेंस का मीनिंग नहीं आ रहा, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो अगर जब भी अटक रहे हैं आप, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती जाएगी। अगर आपको एक वर्ड अगर आप 3-4 बार भी एनकाउंटर करते हैं ना तो वो फिर आपके दिमाग में फिट हो जाती है। तो आप न्यूज़पेपर, नॉवेल्स पढ़िए, उनके मीनिंग देखिए, खुद सेंटेंस बनाइए, मेक सेंटेंसेस। तो अगर आप उन सेंटेंसेस को लेके उन वर्ड्स को लेके सेंटेंसेस बनाते हैं तो उससे आपको उनकी यूज जो होती है ना वो और ज्यादा क्लियर होती है। तो ये तो साइंस में प्रूव्ड है कि अगर आपको कुछ भी याद करना है, याद करने का बेस्ट वे है पढ़ के लिख लीजिए। तो अगर आप मेक सेंटेंसेस अगर आप बनाते हैं उन वर्ड्स से, जो आपको नए वर्ड्स मिल रहे हैं, तो उससे आपकी वोकैबुलरी जो होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो वही मैंने जो बोला कि आप 8th 9th 10th की बुक्स उठाइए। बुक्स में उनके जो पीछे एक्सरसाइज दी होती है ग्रामर की, जैसे हर टेंस पढ़ाया, टेंस के बाद में बुक में जो एक्सरसाइज है आप वो रेफर करिए। तो 8th 9th 10th इन सारी क्लासेस की बुक्स रेफर करिए, तो उससे आपको प्रैक्टिस मिलेगा। अगर आपके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो उससे आपकी ग्रामर जो होगी वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ी मेहनत इस फेज में कर लीजिए। एक बार कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी भर के लिए तैयार हो जाएगा। फिर आपको किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एटलीस्ट अपना बेस तैयार नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है, मेरे सामने की बात है, कि उनका नहीं क्लियर हो रहा था एग्जाम सिर्फ इंग्लिश की वजह से। उन्होंने फिर, क्योंकि उनके बाकी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर थे, उन्होंने इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दिया, फिर उनके मार्क्स काफ़ी बेटर हो गए, और वो अभी अच्छी खासी जॉब्स वगैरह भी कर रहे हैं, बैंक में ही कर रहे हैं। तो मेहनत करनी पड़ेगी, और इससे आपको मतलब ऑन द लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। फिर आता है टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज में आप जैसे नेट तो आपके पास रहता ही है, तो अगर आप नेट यूज कर रहे हैं तो आप मोबाइल ऐप्स भी यूज कर, आप उन टेक्नोलॉजीज का यूज करिए, ऐप्स का यूज करिए। ऐप्स से आपको काफी सारी वोकैबुलरीज वगैरह यूज का पता चलेगा।
कंसिस्टेंसी, आपको कांस्टेंट रहना है। एक हफ्ते 2 हफ्ते या 2 दिन पढ़ने से नहीं होगा। डेली एक रूटीन बना के आप पढ़ाई करिए। डेली इंग्लिश को उतना ही टाइम दीजिए। डेली टाइम देंगे तभी आपकी जो वो होगी स्ट्रॉन्ग। और एक सब्जेक्ट अगर आप टच में हमेशा रहते हैं, एक डेली रहते हैं, तो उस सब्जेक्ट की समझ अपने आप ही थोड़ा बढ़ जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी पेशेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा आप धैर्य रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। जितना कूल माइंडेड रहेंगे आपको उतनी ही जल्दी आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। होपफुली आपको ये टिप्स जो होंगी काम आई होंगी अभी तक। सो थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन हेल्प यू विथ मोर वीडियोज़। अगर आपको कभी भी कोई डाउट आ रहा है या आपको लगता है कि मैंने कहीं कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज़ कमेंट करिए। और कोई डाउट है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। english-sk@goldencareer.co.in पर हम आपको 72 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ बताइए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प करें और भी ज़्यादा वीडियोस बना के। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।